नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 6 प्रतिस्पर्धा रहित के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एकाधिकारी फर्म में अल्पकालीन संतुलन। देखो, एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन के बारे में मैंने बताया था कि दो तरह से होता है। एक तो होती है शून्य लागत पर और एक होती है धनात्मक लागत पर। तो शून्य लागत के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि शून्य लागत पर संतुलन किस प्रकार होता है, वो मैंने आपको भी अच्छे से समझा दिया था उदाहरण के माध्यम से। आज पढ़ेंगे हम धनात्मक लागत के बारे में। धनात्मक लागत के आधार पर संतुलन। तो धनात्मक लागत के आधार पर संतुलन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, लाभ क्या होता है? लाभ होता है कुल संप्राप्ति और कुल लागत का अंतर। तो लाभ बराबर क्या हो जाता है? लाभ बराबर होता है कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत, यानी कुल संप्राप्ति में से कुल लागत घटा देंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? TR माइनस TC। तो इस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली विधि, जिसका नाम है कुल लागत विश्लेषण के आधार पर हम ज्ञात करेंगे, जो होती है TR और TC विधि, यानी कुल लागत विश्लेषण। कुल लागत विश्लेषण, कुल लागत विश्लेषण के आधार पर संतुलन। कुल लागत विश्लेषण के आधार पर संतुलन, जिसे कुल लागत व कुल संप्राप्ति और कुल लागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो हम अब क्या करेंगे? कुल लागत और कुल विधि के आधार पर संतुलन के बारे में जानेंगे कि किस बिंदु पर एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस विधि के अंतर्गत एकाधिकारी को उस बिंदु पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है जहां TR वक्र, जहां TR वक्र TC वक्र के ऊपर स्थित होता है और दोनों में अधिकतम अंतर होता है। उस बिंदु पर क्या होता है? एकाधिकारी को संतुलन प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, इस विधि के अंतर्गत एकाधिकारी फर्म को उस बिंदु पर संतुलन, इस विधि के अंतर्गत एकाधिकारी फर्म को उस बिंदु पर संतुलन प्राप्त होता है जहां TR वक्र TC वक्र के ऊपर स्थित होता है, साथ साथ TR व TC में अधिकतम अंतर होता है। तो बच्चों समझना कि कुल लागत विश्लेषण के अंतर्गत लाभ किस बिंदु पर होगा कि जहां TR वक्र TC वक्र के तो ऊपर स्थित होता है और TR और TC में अधिकतम अंतर होता है। वहां पर क्या होगा? एकाधिकारी फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, यानी संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो हम एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। तो देखना बच्चों, ये मैंने बनाया है रेखा चित्र, जहाँ ओ अक्ष पर तो मैं ले लेता हूँ उत्पादन मात्रा को, यानी निर्गत उत्पादन मात्रा है, और ओ वाई पे हम दर्शाते हैं
TR और TC, ये कुल लागत कुल आगम को हम दर्शाते हैं। तो एकाधिकारी फर्म में TR वक्र कैसे बनता है? प्रारंभ में बढ़ता हुआ और एक बिंदु के बाद गिरता हुआ। तो देखो हमने अभी बनाया था थोड़ी देर, ऐसे बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा TR वक्र, ठीक है। TC वक्र बनेगा यहाँ से, यानी ऐसे। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया TC वक्र और एक बार TR वक्र, ठीक है। रेखा चित्र को आराम से समझना। रेखा चित्र समझ में आ गया, इसका मतलब कुल लागत विश्लेषण के आधार पर संतुलन भी समझ में आ गया, या कुल संप्राप्ति या कुल लागत विधि भी समझ में आ गई है। तो मैं एक एक चीज आपको समझाते जा रहा हूँ कि दो वक्र लिए मैंने, एक तो लिया TR वक्र और एक लिया मैंने TC वक्र, ठीक है। TR और TC वक्र, TR और TC वक्र, TR और TC दोनों M और N बिंदु पर क्या है? बराबर है। देखना बच्चों, TR वक्र और TC वक्र M और N बिंदु पर बराबर है। और देखो अधिकतम अंतर क्या है? जहाँ TR इस बिंदु पर क्या है? अधिकतम अंतर है, यानी एक Q बिंदु हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ AB, ठीक है। अब देखो बच्चों, A हो गया यहाँ पॉइंट और ये हो गया हमारा लाभ का स्तर। ये दर्शा रहा है लाभ को, ये जो वक्र है ना, किसको दर्शा रहा है? लाभ को, ठीक है। देखो आपको मैंने क्या बताया था शुरुआत में, ये TR माइनस TC होता है, इन दोनों का अंतर क्या होता है? लाभ होता है। जहाँ TR बराबर TC है, जहाँ TR बराबर TC है, वहाँ क्या होता है? शून्य लाभ, न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। रेखा चित्र में वो बिंदु कौन कौन से है? M और N बिंदु है, ठीक है। जहाँ पर क्या हो रहा है? फर्म को न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि M बिंदु से बाएं बाईं ओर और N बिंदु से दाईं ओर फर्म को हानि होती है, फर्म को हानि होती है। देखो रेखा चित्र बच्चों, रेखा चित्र समझते जाना। रेखा चित्र समझ में आ गए तो आपको ये विधि भी समझ में आएगी। देखो जो M बिंदु है उसके बाईं तरफ, M बिंदु के बाईं ओर और N बिंदु के दाईं ओर फर्म को क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो M और N बिंदु के बीच में ध्यान देना बच्चों, M से N बिंदु के बीच में फर्म को लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि इस विधि में क्या है कि लाभ अधिकतम उस बिंदु पर होगा या संतुलन उस बिंदु पर होगा जहाँ TR TC वक्र के ऊपर स्थित है। देखो ये जो TR वक्र है वो TC के ऊपर स्थित है, ठीक है। और साथ साथ TR और TC में अधिकतम अंतर हो जाना चाहिए। तो देखो A और B यानी Q मात्रा पर क्या है? अधिकतम अंतर भी है। तो हम कह सकते हैं कि OQ मात्रा पर एकाधिकारी फर्म को संतुलन प्राप्त होता है। देख लो बच्चों, ये विधि समझ में आ गई कि अधिकतम लाभ कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? Q मात्रा पर। देखो ये लाभ धीरे धीरे बढ़ता गया, इस जगह अधिकतम हो गया, फिर वापस धीरे धीरे कम होता गया। तो ये वक्र है जो मैंने बताया, ये लाभ को दर्शा रहा है। तो इस विधि के अंतर्गत आपको पता चल गया कि लाभ कहाँ पर प्राप्त होता है? जहाँ TR और TC में अंतर अधिकतम होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, TR और TC में अंतर कहाँ हो रहा है? OQ मात्रा पर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको बच्चों TR और TC विधि यानी कुल लागत और कुल आगम विधि यानी कुल संप्राप्ति विधि समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि, ठीक है, जिसको हम समझेंगे औसत
ए आर औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति वक्र विश्लेषण के आधार पर। दूसरी है सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति वक्र, सीमांत संप्राप्ति वक्र और औसत संप्राप्ति वक्र विश्लेषण से। विश्लेषण से संतुलन ज्ञात करेंगे, जिसको बोलते हैं एमआर व एमसी विधि। ठीक है, तो इस विधि के अंतर्गत संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहाँ दो शर्तें हैं। इस दो शर्तें ध्यान रखना, इस विधि के अंतर्गत दो शर्तें हैं। पहली है एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि एम आर एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता हुआ हो। पहली शर्त क्या है? एम आर बराबर एम सी हो। तो दूसरी शर्त क्या है कि एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। तो देखो रेखा चित्र में बच्चों, ये है हमारा ए आर वक्र और ये है हमारा एम आर वक्र। ठीक है, ये हो गया हमारा एम सी वक्र, ये हो गई हमारी एस सी वक्र। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है हमारी कि एम आर बराबर एम सी हो। तो एम आर बराबर एम सी कहाँ है? इस बिंदु पर, यानी ई बिंदु पर है। ई बिंदु पर, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता हो। तो देख एम आर वक्र को एम सी वक्र नीचे से ही काट रहा है। ठीक है, तो देखो ये हमारी हो गई। तो हमें ये मात्रा हो गई ओ क्यू और ये हो गई पी, मान लेता हूँ इसको। ऐसे वक्र इसको यहाँ काट रहा है, देखो इस बिंदु पर। तो मैं पी सी डी और एफ मान लेता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि संतुलन कहाँ होगा? जहाँ एम आर बराबर एम सी हो तथा एम सी होकर एम आर को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। तो देखना बच्चों, जब एम आर ग्रेटर देन एम सी होता है, यानी एम आर ज़्यादा है एम सी होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो वक्र होते, जो एकाधिकारी फर्म होती है वो ज़्यादा उत्पादन करती है। तो इसलिए क्या है, वो उत्पादन बढ़ाते रहेगी। ठीक है, परंतु जब एम आर बराबर लेस देन एम सी होता है तो उस स्थिति में क्या है, फर्म अपना उत्पादन कम करेगी। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियों में क्या, फर्म को संतुलन प्राप्त नहीं होगा। संतुलन को प्राप्त होगा कहाँ? जहाँ एम आर बराबर एम सी होता है और एम सी होकर एम आर को नीचे से काटे। तो रेखा चित्र में संतुलित मात्रा क्या हो गई? ओ क्यू हो गई। ठीक है, तो संतुलित मात्रा क्या हो गई? संतुलन मात्रा ओ क्यू पर एकाधिकारी फर्म को संतुलन प्राप्त होता है। तो संतुलन मात्रा ओ क्यू पर एकाधिकारी फर्म को संतुलन प्राप्त होता है, यानी संतुलित मात्रा क्या हो गई? ओ क्यू। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें टी आर कितना होगा। देखो टी आर होगा ओ पी डी और क्यू के बराबर। ओ पी डी और क्यू के बराबर क्या होगा? टी आर होगा। और टी सी देखो ओ सी एफ क्यू, ओ सी एफ क्यू होगा। तो फर्म को लाभ कितना होगा? टी आर में से टी सी घटा दो तो लाभ बराबर हो जाएगा, ये लाभ हो गया। देखो ये जो बॉक्स बना हुआ ना, यहाँ
PDF और E और ये बॉक्स क्या है, लाभ को दर्शाता है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, लाभ को दर्शाता है। तो लाभ कितना हो गया, PDCF। तो बच्चों आपको MR तथा MC विधि समझ में आ गई, जिसका प्रयोग, जिसको हम MR वक्र और AR वक्र के माध्यम से समझते हैं तथा एकाधिकारी फर्म को क्या होता है, संतुलन प्राप्त होता है। तो बच्चों रेखा चित्र समझ में आ गया, तो आपको इसे मान लो ये विधि भी समझ में आ गई, ठीक है। तो एकाधिकारी फर्म दो विधियों के माध्यम से क्या करते हैं, संतुलन प्राप्त करती है, ठीक। अब हम देखेंगे कि एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन की तुलना हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संतुलन से करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब पूर्ण प्रतियोगिता वाला चैप्टर पढ़ा था, पार्ट नंबर 4, तो हमने देखा था कि MR बराबर क्या होती है, वहाँ संतुलन के साथ MR बराबर MC होती है। और हमने ये भी देखा था कि AR बराबर क्या होता है, MR, ठीक है। और जब MR बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, MR, क्योंकि हमने देखा था उस समय कि AR बराबर MR होता है और MR बराबर P होता है, यानी P बराबर AR बराबर M। हमने ऐसा चित्र बनाया था, याद होगा आपको, ठीक है। AR बराबर MR बराबर AR, ठीक है। तो ये हो गई P थी कीमत, ठीक है। उस वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं ना। तो अब देखना बच्चों कि P बराबर क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा, ठीक है। और MC बराबर क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। तो हर स्थिति में क्या है, संतुलन बराबर हो रहा है। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना कि हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना कर रहे हैं, जहां MR बराबर MC थी, हमारी शर्त थी ना कि MR बराबर MC हो और नीचे से वो काटना चाहिए, ठीक है। लाभ अधिकतमीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, तीनों शर्तें, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR भी होता है। तो AR बराबर MR है तो P बराबर क्या हो गया, MR हो गया। और P बराबर MC हो गया, क्योंकि यहाँ MR बराबर क्या है, MC हो गया। तो P बराबर MR है तो P बराबर क्या हो गया, MC हो गया। और MC बराबर क्या हो गया, AR हो गया। और तीनों बराबर है। अब एक रेखा चित्र से समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ये तो हो गया हमारा AR वक्र और ये हो गया हमारा MR वक्र, ठीक है। ये है हमारा MC वक्र और ये है हमारा AC वक्र, ठीक है। ध्यान देना बच्चों। तो ये मात्रा हो गई निर्धारित OQ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मात्रा हो गई लागत की। तो लागत की कीमत हो गई P, ये लागत हो गया, जैसे मान लो C, D और F। तो ये क्या है, OP, P, D, C और F, ये क्या लाभ है, ठीक है। अब हमने देखा है कीमत क्या निर्धारित हुई है, एकाधिकार की बात कर रहे हैं, कीमत क्या निर्धारित हुई थी वहां पे, OP, और मात्रा क्या निर्धारित हुई थी, OQ। कौन सी स्थिति में, एकाधिकार क्रम की स्थिति में। अब हम बात करें किसकी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होती है, AR बराबर क्या होता है, MC के होता है। देखो AR बराबर क्या है, MC रहा, ठीक है। AR बराबर MC है तो AR बराबर किसके, MC यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ काट रहे हैं ना AR पर MC वक्र, तो ये क्या हो जाएगी, और MC बराबर किसके है, कीमत के, तो ये नई कीमत बन जाएगी पूर्ण प्रतियोगिता की PC। PC क्या है, परफेक्ट कंपटीशन की, और मात्रा क्या डिसाइड हो जाएगी, Q1, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपके कि जब हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना करते हैं एकाधिकारी फर्म की अल्पकालीन की संतुलन की, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो कीमत है, संतुलित कीमत, ध्यान देना बच्चों, संतुलित कीमत एकाधिकारी क्रम की
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से ज्यादा होती है। देखो ओपी क्या है, एकाधिकारी फर्म की कीमत है, ठीक है, जो कि क्या है ओपीसी से क्या है ज्यादा। तो मैंने यही लिखा, संतुलित कीमत क्या होती है, एकाधिकारी फर्म की पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से ज्यादा होती है, तो ज्यादा है ही है। परंतु जो संतुलित मात्रा होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता की क्या होती है, ज्यादा होती है एकाधिकारी फर्म की तुलना में। तो संतुलित मात्रा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की एकाधिकारी फर्म से, संतुलित मात्रा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की एकाधिकारी फर्म से ज्यादा होती है। तो बच्चों समझ में आया चीज कि संतुलित कीमत तो क्या होती है, एकाधिकारी फर्म की पूर्ण प्रतियोगिता से ज्यादा होती है। यानी संतुलित कीमत क्या तो क्या है, देखो यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता कितनी है, पूर्ण प्रतियोगिता की संतुलित कीमत की बात कर रहा हूं मैं। संतुलित कीमत रेखा चित्र में कितनी है, ओपीसी, कितनी है ओपीसी, जबकि एकाधिकारी कितनी है, एकाधिकारी फर्म की ओपीसी जो कि ज्यादा है, ओपी ज्यादा है ओपी। तो एकाधिकारी फर्म की कीमत क्या है, ओपी है रेखा चित्र में, तो ओपी ज्यादा है ओपीसी से। देखो बच्चों यही मैंने बात यहाँ बताई है कि संतुलित कीमत एकाधिकारी फर्म की क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता से ज्यादा होती है। दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। और जो मात्रा है संतुलित मात्रा, वो पूर्ण प्रतियोगिता की कितनी है, देखो रेखा चित्र में संतुलित मात्रा OQ1 है, जबकि एकाधिकारी फर्म की OQ है। तो हम कह सकते हैं कि OQ1 ज्यादा है OQ से। तो साफ साफ अंदर नजर आ रहा है संतुलन में कि जब हम बात करते हैं एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता के संतुलन की स्थितियों की तुलना करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो एकाधिकारी फर्म होती है उसकी कीमत तो ज्यादा होती है पूर्ण प्रतियोगिता से, ज्यादा होती है किसकी, एकाधिकारी फर्म की पूर्ण प्रतियोगिता से। और संतुलित मात्रा ज्यादा किसकी होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की, ठीक है। संतुलित मात्रा ज्यादा किसकी है, पूर्ण प्रतियोगिता की, और एकाधिकारी कीमत किसकी ज्यादा है, एकाधिकारी फर्म की। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।